हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। अब जो इन क्वेश्चंस में जो भी पॉइंट बनते हैं, जो भी फैक्ट बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो आप एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स लेके पास होंगे। इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ मैरीटाइम बाउंड्री विद रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, कि इनमें से जो भी आपको नीचे ऑप्शन में जो भी देश दिख रहा है वो कौन सा देश है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों से अपनी सीमाएं साझा करता है। क्या वो इजिप्ट है, लीबिया है, तुर्की है या फिर यमन है? तो इसका सही आंसर है इजिप्ट। ठीक है, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम मैप से समझ लेते हैं। चलिए, ये है मैप, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन में क्या था? इजिप्ट है, यमन है, तुर्की है और साथ में है लीबिया। तो यहाँ पे देखिए, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, मेडिटेरियन सी है ये। चलिए, ये मेडिटेरियन सी हो गया और यहाँ पर आपका आता है ये चीज़, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये है लीबिया, ये है लीबिया। और इसके ऊपर की साइड यहाँ पर आपको मिलेगा तुर्की। ठीक है, अब इजिप्ट है इसका आंसर। ये देखो, इजिप्ट जो है अपनी बाउंड्रीज़ को देखो, मेडिटेरियन सी और साथ में रेड सी दोनों से साझा कर रहा है। अब ये जो लीबिया है वो केवल मेडिटेरियन सी से कर रहा है। अब जो तुर्की है ये भी केवल भूमध्य सागर से कर रहा है और जो यमन है ये केवल लाल सागर से कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ऐसे 3 देश देख लिए जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों से एक साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, बल्कि कोई मेडिटेरियन सी से करता है तो कोई रेड सी से करता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो इजिप्ट सही है। आप इसको अपने एटलस में भी देख सकते हैं। अब ये है रेड सी, मतलब कि लाल सागर। आपको फिलहाल अभी न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि रेड सी ट्रबल क्या है, कि लाल सागर का समस्या क्या है। तो आपको पता होगा अभी फ़िलहाल यूएसए ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन को भी इशू करा है, लॉन्च करा है। उसी से रिलेटेड है रेड सी का ट्रबल। अगर आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के इस टॉपिक पे पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाके इस पे पूरी एक वीडियो डेडिकेटेड है, अपलोड हो रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू की सीरीज़ देखनी है जीएस की, वो जो ये तो वही है। अगर आपको पॉलिटी की देखनी है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स की देखनी है तो आपको ट्रिक्स की वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। और अगर आपको मेंस, ठीक है, अगर आपको मेन से भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स देखने हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। साथ में अगर आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिलेगी और पूरे ईयरली 2023 की हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 मतलब कि जनवरी से लेकर जून तक करंट अफेयर, और पार्ट 2 में लेकर जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और एक वीडियो और है हमारे चैनल पर जो कि 2023 में जितने भी समाचार खेलों से रिलेटेड जो भी समाचार न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, स्पोर्ट्स के, खेलों के, वो भी वीडियो है। तो हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज़ अ बाई एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय, मतलब कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है या फिर नीति आयोग जारी करता है? तो इसको जारी करता है आरबीआई। आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जारी करती है। अब ये क्या जारी करती है? ये इस रिपोर्ट से बताती है कि डोमेस्टिक और साथ में ग्लोबल, मतलब कि जो हमारा खुद का इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार में जो भी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, उससे हमें ये बताती है। क्या है? जैसे कि ग्रोथ, अगर हमारी ग्रोथ स्लो चल रही है या फिर धीमी चल रही है, फास्ट चल रही है। डेप्थ कितना है, हम कितने कर्जे में डूबे हुए हैं। इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ कि कितनी महंगाई है, ये बताती है। और साथ में फिजिकल कंडीशन हमारी क्या चल रही है, मतलब कि इस टाइप की सारी चीज़ें बताती है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वो आरबीआई रिपोर्ट निकालती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब आरबीआई जो है, उनके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। अब वर्ल्ड बैंक की बहुत सी रिपोर्ट निकालती है। वर्ल्ड बैंक निकालती है जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, वो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालती है वर्ल्ड बैंक, और साथ में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स,
ये तो कुछ रिपोर्ट्स है, लेकिन वर्ल्ड बैंक इससे भी और रिपोर्ट्स निकालती है ज़्यादा। अब नीति आयोग है, नीति आयोग तो बहुत सारी रिपोर्ट निकालती है इंडिया के लिए, जिससे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। अब कुछ रिपोर्ट जैसे कि हम बोले तो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट हो गई, साथ में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ये नीति आयोग निकालता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट निकालती है जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके और बहुत अच्छे से हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन सके। अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री बन सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने लिखा है? ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, भगत सिंह ने लिखा है, राजगुरु ने लिखा है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है। तो इसका सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल। अब रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, मतलब वो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो रामप्रसाद बिस्मिल जो थे वो 1925 की जो काकोरी क्रांति थी ना, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, उसमें पकड़े गए थे। उन्होंने उसमें पकड़े गए थे, फिर इनको डेथ सेंटेंस मिल गया था। ठीक है, डेथ सेंटेंस मिल गया था कहाँ पर? उनको गोरखपुर में, गोरखपुर की जो जेल थी वहाँ पे उनको डेथ सेंटेंस मिल गया था, उनको हैंग कर दिया था। ठीक है, मतलब कि फांसी दे दी गई थी। अब 1925 की काकोरी केस में पकड़े गए थे, डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, और 1928 में रामप्रसाद बिस्मिल ने भगत सिंह हो गया और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। ठीक है, ये होगी उनके बारे में बातें। अब इसके अलावा इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना तो लिखी है, साथ में उन्होंने और भी पोएम्स लिखी हैं, जैसे कि मैनपुरी की प्रतिज्ञा। ठीक है, मैनपुरी की प्रतिज्ञा लिखी, और साथ में सरफरोशी की तमन्ना तो हमने देख ही ली। फिर एक लिखी है मन की लहर। ठीक है, मन की लहर लिखी है, और एक लिखी है इन्होंने क्रांति गीतांजलि। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से केस में पकड़े गए थे। काकोरी केस में पकड़े गए थे, डेथ उनकी फांसी दी गई, गोरखपुर जेल में दी गई, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इन्होंने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में बनाई थी। अब ये काकोरी का केस था कि जब ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे, उनकी एक ट्रेन जा रही थी जिसमें कि बहुत सारा माल भर के जा रहा था। तो उन्होंने क्या बनाया था कि जो काकोरी था, गोरखपुर है यूपी का, वहाँ पर इन्होंने सोचा था कि हम लोग इस ट्रेन को लूटेंगे, जिससे कि जो भी पैसा इसमें से आएगा उस पैसों का यूज़ करके हम लोग क्रांति करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, और साथ में ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। तो हमारे लिए ये जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, ये हमारे लिए पूजनीय हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम अपने आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और अभी 26 जनवरी भी आने वाली है जब हमारा रिपब्लिक डे होगा, तो हमें उनके नमन करना चाहिए, उनके हमें आभारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक ग्रुपिंग, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक ग्रुप का सदस्य नहीं है। अब बेसिक ग्रुप ऐसा ही ग्रुप है जैसे कि आपने ब्रिक्स देखा है, ठीक है ना, ब्रिक्स देखते हो आप लोग, क्वाड देखते हो, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें से एक बेसिक भी है। तो हमें इसमें ये बताना है कौन सा देश इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, तो वो है सऊदी अरेबिया। अब बेसिक की फुल फॉर्म देखें तो बी से हो गया ब्राज़ील, ठीक है, एस से हो गया साउथ अफ्रीका, आई से हो गया इंडिया, और सी से हो गया चाइना। तो ये 4 देश हैं, ये 4 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है, मतलब कि ऐसे देश जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अभी अभी अपनाया है। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन से देश हुए? विकासशील देश हुए, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए ये। अब क्या हुआ था कि COP 15 चल रही थी 2009 में, ठीक है, 2009 में COP 15 चल रही थी, जिसको कि हम कोपनहेगन समिट भी बोलते हैं। कौन सी समिट बोलते हैं? कोपनहेगन समिट बोलते हैं। कोपनहेगन समिट UNFCCC की उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे इन लोगों ने, इन चारों ने बोला कि हम अपना ग्रुप अलग से बनाएंगे, जिसका कि एम क्या होगा? इसका एम होगा कि हम सबको मिलके ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है वो कम करना है, क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ना है, और साथ में एक फंड बनाएंगे जिससे कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें और जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक के बारे में। आपको याद करना है, इसका जो न्यूमोनिक्स है ये बहुत ही आसान है, इसी से आपको पता पड़ जाएगा। बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया, और सी से चाइना।
जैसे कि ब्रिक्स में होता है, सेम उसी के जैसा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोढेरा सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब कि मोढेरा सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है गुजरात। ये देखो हम मैप में देखें तो गुजरात में है ये, ठीक है, ये गुजरात में लोकेटेड है। अब ये जो मोढेरा सन टेम्पल है, मतलब कि सूर्य मंदिर है, ये सोलंकी डायनेस्टी है, ठीक है, सोलंकी वंश है, उससे रिलेशन रखता है। सोलंकी वंश का एक राजा था जिसका नाम था किंग, मतलब कि राजा भीमदेव फर्स्ट, ठीक है, भीमदेव फर्स्ट, इसने बनवाया था, इम्पॉर्टेंट है। साथ में कब बनवाया था? 1026 ईस्वी में बनवाया था। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब सूरज निकलता है ना, ये जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो पहली किरण पड़ती है वो मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। अब गर्भगृह क्या होता है? मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर कि मूर्ति को स्थापित करा जाता है, जहाँ पे कि भगवान बैठे होते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। जब सूरज आता है तो पहली सनरेज कहाँ पड़ती है? गर्भगृह में पड़ती है। तो ये मंदिर इसलिए भी मशहूर है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 1 जनवरी 2024 में गुजरात में, ठीक है, गुजरात में 108 जगहों पे, जिसमें से कि मोढेरा टेम्पल भी था, वहाँ पर सूर्य नमस्कार करा गया है। और इतना सारा लोगों ने सूर्य नमस्कार करा है कि उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो बस इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हमारा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पर है? वो है गुजरात में है। और उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज़ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मतलब गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कौन से देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? नेपाल, चाइना, भूटान या बांग्लादेश। तो इसका आंसर है भूटान। भूटान के जो किंग है ना, भूटान के किंग जिनके खेसर नामयुग वांगचुक, उन्होंने बोला है कि हम एक गैलाफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। चलो इसको मैप में देख लेते हैं। ये देखो मैप में अगर देखेंगे तो ये है भूटान, ठीक है। भूटान में देखो ये रहा गलेफू। अब ये जो गलेफू सिटी है ये असम के बॉर्डर पर बनाई जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है? अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले किंग ने इसको इंट्रोड्यूस करा है कि हम यहाँ पे ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी जो कि पॉल्यूशन नहीं करेंगी, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करेंगी, मतलब कि वो ज़ीरो एमिशन करेंगी, ठीक है, कार्बन एमिशन नहीं करेंगी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो भूटान है वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, प्यार करता है, क्योंकि वो अपने कल्चर को फॉलो करता है। उनके कल्चर में ये कहना है कि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे। अब इसी की वजह से आप सबने सुना होगा BBIN प्रोजेक्ट था, मतलब कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जहाँ पे कि रोड कनेक्टिविटी होनी थी इन चारों देशों में, लेकिन भूटान जो है वो बाहर निकल गया था इसी चीज़ से कि अगर आप मेरे देश में रोड बनाओगे तो यहाँ पे पॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी के चलते, इसी थिंकिंग के चल के ये क्या हो रहा है कि जो भूटान में जो यूथ है उसको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे है ही नहीं। तो यूथ जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो माइग्रेट हो रहा है। भूटान के सारे यूथ अलग अलग देशों में जा रहे हैं काम करने, और भूटान के पास यूथ ही नहीं बच रहा है। इसीलिए भूटान के किंग ने क्या बोला है कि मैं एक गैलाफू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे एक सिटी बनाऊंगा ऐसी जहाँ पर कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। लेकिन अभी भी उसमें क्या बोला है कि ऐसी सिटीज़ लगाऊंगा जहाँ पे कि ज़ीरो एमिशन होगा। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पे इनका टूरिज़्म भी बढ़ेगा, ठीक है, लोग घूमने भी आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। लोगों को, जो भूटान के लोग हैं उनको वो वापस आ जाएंगे क्योंकि काम उनको भूटान में ही मिल जाएगा, तो माइग्रेशन उनकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम गैलाफू सिटी से लेकर, इंडिया से लेकर गैलाफू सिटी में एक रेलवे लाइन भी बना देंगे। हमारी इंडिया भी भूटान की हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा गैलाफू प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। मतलब कि आर्कटिक काउंसिल का कौन सा देश सदस्य नहीं है, ठीक है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप जब भी एग्जाम में जाओ ना तो आप पहले देख लो कि यहाँ पे नॉट तो नहीं लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आते हुए भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, UK,
कनाडा या फिर नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ये आर्कटिक काउंसिल का सदस्य नहीं है। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। अब ये देखो, ये है मैप हमारा, ये है पूरा आर्कटिक। ये देखो, ये है आर्कटिक ओशन है। यहाँ पे देखो रशिया, और ये है कनाडा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का है, और ये आइसलैंड है, ये है हमारा फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये हो गए। तो टोटल कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 देश हैं जो कि आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। अगर हम उसको सीधा देखें, ये तो हमने ऊपर से व्यू ले लिया कि मान लो ये हमारी धरती है, तो हमने यहाँ से व्यू ले लिया है आर्कटिक का, ऐसे पूरा पूरा। अगर हम सामने से देखेंगे तो हम ऐसे देखते हैं, ये देखो, ये हमारा आर्कटिक हो गया, आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे, आर्कटिक रीजन है। तो ये हमारा हो गया कनाडा, ठीक है। यहाँ पर आता है यूएसए का अलास्का, इसलिए हम यूएसए भी इसका मेंबर है। साथ में यहाँ पर आ गया ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का है, यहाँ पर आ गया आइसलैंड, ठीक है। और ये हमारा हो गया रशिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो 8 ऐसे देश हैं जो कि आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। तो हम सीधी बात अगर ये बोले तो ऐसे देश जो कि आर्कटिक रीजन को टच करते हैं, उसकी बाउंड्री को, ठीक है, आर्कटिक रीजन की बाउंड्री को जो भी देश टच करते हैं वो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप जाके लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। क्या जानकारी दे दी है? कि इसमें 8 देश हैं, ठीक है। और ऐसे देश जो कि पूरा आर्कटिक रीजन, देखो ये आर्कटिक रीजन है, ये पूरा का पूरा, इसको जो भी टच करता है वो उसके सदस्य हैं। अब साथ में ये ऐसा बनाया क्यों गया है? इनका ये कहना है हम आर्कटिक काउंसिल वाले देश जो हैं, हम ऐसे इश्यूज से लड़ेंगे। कौन कौन से इशू? जैसे कि बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि वहाँ का बर्फ़ वह पिघल रही है। साथ में मेल्टिंग ऑफ सी आइस, ठीक है, सी आइस का मेल्ट हो रहा है यहाँ पर। साथ में प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि समुद्र तो है और हर एक समुद्र कहीं ना कहीं जाके मिलता है, तो वो आर्कटिक को भी प्रॉब्लम हो रही है। और साथ में ब्लैक कार्बन। अब ब्लैक कार्बन का मतलब क्या हुआ? कि आपने यहाँ पर जलाया, कुछ आग जलाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आपने आग जलाई, कुछ भी जलाया, पराली जलाई आपने, कुछ भी करा, उसमें से धुआं निकला। अब वो धुआं जाके काला काला यहाँ पर बैठ गया आइस पर। अब उस आइस से क्या होगा कि इस एरिया को पूरा का पूरा कवर कर लिया, अब ये एरिया पिघलने लग जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम किसको होगी? कि आर्कटिक में जो भी बर्फ़ है, आर्कटिक ओशन की जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। पिघल के क्या होगा? हमारे समुद्र का पानी बढ़ जाएगा और हमारी जो कंट्रीज़ हैं, आइलैंड है, वो सारे के सारे डूबने लगेंगे। बस इसी चीज़ को टैकल करने के लिए आर्कटिक काउंसिल बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? 1991 में बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, वो है यक्षगान आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडियन। मतलब कि यक्षगान, भारत में यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये है कर्नाटका का। गलती से भी आप केरला लगा के मत आना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यक्षगान ऐसा लग रहा है कि शायद केरल का होगा, लेकिन ये केरला का नहीं है, ये कर्नाटका का है। अब ये कर्नाटका का क्या है? ये कर्नाटका का एक थिएटर फॉर्म है, ठीक है, थिएटर फॉर्म है ये कर्नाटका की। चलो इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है ये देखो, ये इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े हेड गियर, बड़े बड़े मुकुट लोग लगाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, रंग बिरंगी आभूषण पहनते हैं, बड़े बड़े आभूषण पहन लिए, ठीक है, इन्होंने। और यहाँ पे फेशियल मेकअप भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो कैसा फेशियल मेकअप है, आंखों पे कैसा मेकअप हो रखा है, बड़ा बड़ा आंखों पे मेकअप है, ठीक है। और साथ में इनके कॉस्ट्यूम्स देखो, ये जो ना पहन रखा है कॉस्ट्यूम देखो, वाइब्रेंट कलर के कॉस्ट्यूम्स हैं, अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ऑर्नामेंट्स आपको मैंने पहले ही बता दिए। आभूषण देखो, हाथों में ऐसे पहन रखा है, गले में यहाँ पहन रखा है, यहाँ पर भी पहन रखा है, और कमर पे भी पहन रखा है। अब ये जो है ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट फॉर्म है। यहाँ पर थिएटर करते हैं ये लोग, नाटक करते हैं। अब ये जो है ये टेम्पल आर्ट है, मतलब जो कि मंदिरों में यूज़ होती है, ठीक है। जो क्या बताते हैं टेम्पल में, ऐसी आर्ट है जो कि टेम्पल में स्टोरीज़ बताते हैं, जो भी कहानियाँ हैं, ठीक है, जो भी कहानियाँ हैं उनको अपने एक्सप्रेशन से बताते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन से बताते हैं। पुराण की जो कहानियाँ हैं, ठीक है, जो पुराण है,
पुराण की जो कहानियाँ हैं उनको बताते हैं। अब इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? इसमें लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो होती है कन्नड़, क्योंकि कर्नाटका का है तो कन्नड़ यूज़ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कन्नड़ ही यूज़ होती है, इसमें ज़्यादातर कन्नड़ यूज़ होती है, लेकिन कन्नड़ के साथ साथ मलयालम और तुलु लैंग्वेज का भी यूज़ होता है। ठीक है, तुलु लैंग्वेज और मलयालम लैंग्वेज। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये 8 क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी अगर डाउट है इन 8 क्वेश्चंस में तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।